अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पिछले हफ्ते गुज़िश्ता हफ्ते पीर को हमने जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी फ्यूल क्राइसिस के ऊपर, वो रिपोर्ट हमने ब्रेक की थी और कमीशन की रिपोर्ट और बड़ी तफसीली रिपोर्ट थी, 173 सफ़ों की रिपोर्ट थी। आज नाज़रीन हमारे पास जिस तरह कि आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन, जो एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन ने उसका जवाब दिया है। ये 10 सफ़ों का जवाब हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें सबसे दिलचस्प बात जो ओपनिंग पैरे में की गई है वो एक मेंबर के हवाले से की गई है कि जी इंक्वायरी कमीशन ने को ऑप्ट किया मिस्टर मोहम्मद यासीन, रिटायर्ड डायरेक्टर ओगरा, एज टेक्निकल एक्सपर्ट हु हैड नेवर वर्कड in oil sections either at Ogra or the then Ministry of Petroleum and Natural Resources, and therefore has no knowledge ऑफ ऑयल सप्लाई चेन। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर उन्होंने चैलेंजेस भी बताए हैं कि क्या थे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन ने सारा मलबा ओएमसीज पे डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि जी ओएमसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ऑयल। उन्होंने अपनी जो इन्वेंट्रीज उनके पास मौजूद थी उनको पहले उन्होंने उसको छुपा लिया ताकि, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी कम हो रही थी। फिर इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन ऑफिसर और दोनों के, जिनके ऊपर सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन की भी बात की कि डॉक्टर शफीउर रहमान अफरीदी और इमरान अली अब्रो के हवाले से भी, और शफीउर रहमान अफरीदी साहब को उन्होंने बहुत डिफेंड किया। जो बेसिक रीजन वो बता रहे हैं कि जो शॉर्टेज थी वॉज नॉट द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पेट्रोलियम डिवीजन ऑफिसर, इट इज एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएटेड बाय मेजर ओएमसीज थ्रू होर्डिंग of the stocks to take financial benefits of increasing prices of petroleum products। तो अब ये जो है उन्होंने इसमें भी बात की कि रैशनलाइजेशन का एक डिसीजन हुआ था जो कि ओकेक ने किया था और उसके बाद जो है वो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने फिर पूरा एक सीक्वेंस भी बताया है कि कितने स्टॉक्स किस तारीख से लेके किस तारीख तक जो है वो अवेलेबल थे। रिफाइनरी से ओएमसीज ने क्यों नहीं स्टॉक्स लिए, क्योंकि उनके पास इंपोर्टेड स्टॉक मौजूद था और वो उसको पहले डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, और होल्ड इसलिए किया क्योंकि उनको यकीनन कहीं ना कहीं से खबर तो मिली होगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन ने पूरी तरह कवर किया है अपने डिपार्टमेंट को और उन्होंने कहा है कि जी हमारे ऑफिसर्स का इसमें कतई तौर पर कोई कसूर नहीं है। हालांकि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सेक्रेटरी साहब के हवाले से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वो कैसे तब्दील हुआ, कि काबीना में हुआ कि रैशनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स की जाए, कि देखा जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी होनी चाहिए। तो रैशनलाइजेशन के वर्ड को खत्म करके बैन ऑब्लिक कैंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट्स क्यों की गई थी, तो उसका जवाब जो है वो एज सच इसमें नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा उसकी एक बाकायदा थी और जो उनको बाकायदा शेड्यूल भी दिया गया था कि किस तरह इंपोर्ट होगी, कितने अरसे के लिए होगी। ये 10 सफ़ों की नाज़रीन रिपोर्ट है और हम इस पर भी आज थोड़ा सा बात करेंगे। नाज़रीन, आज जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, वो आज मौलाना फजल उनके ग्रुप का एक जो उनकी पार्टी है उनका इजलास हुआ, उसके बाद गफूर हैदरी साहब ने मीडिया से बात की और अब वो डायरेक्ट चले गए हैं कि जी हमें जो धमकियां दी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि जो 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा था उसके बाद ये लोग सब डर गए हैं और इसलिए धमकियां दी जा रही हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से नैब के जो केसेस हैं वो भी इसी हवाले से एक कड़ी है क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है। और उन्होंने वाज़े तौर पर आज कह दिया कि जनाब अगर आप लोगों ने ये ख़त्म ना किया, और वो ये समझते हैं कि जी GHQ यानी कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर है वो इसमें इन्वॉल्व है, और वो कहते हैं कि जी आप पीछे हट जाएं, हम जाने और इमरान खान जाने। और उन्होंने आज ये भी कह दिया कि हम बाजवा साहब को कहना चाहते हैं कि ना छेड़ मलंगानू। तो ये एक नया टर्न हमें नजर आ रहा है। हमने देखा है कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उनकी अपनी पार्टी के लोगों के जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मौलाना शिरानी साहब की, फिर हाफिज हुसैन अहमद साहब की, उसके बाद ये जो आज इजलास हुआ है और गफूर हैदरी साहब की ने जो अल्फाज यूज किए हैं, इससे लगता यह है कि अब कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मामला खराब हों। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस्तीफों के हवाले से मामला अभी भी खटाई में पड़े हुए हैं।
अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी वो तो देखेंगे इस्तीफों का शेड्यूल, और धरने का शेड्यूल भी उन्होंने अक्टूबर तक 2021 अक्टूबर तक का दे दिया कि जनाब क्योंकि मौसम के हालात बहुत खराब हैं तो इसलिए धरना जो है वो बदल भी सकता है, जनवरी फरवरी में नहीं होगा, मार्च होगा, उसके बाद वार्निंग दे के चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो आगे चल जा सकता है। और 23 मार्च से उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर तक धरना हो सकता है। तो अब अगर धरना 10 महीने का 9-10 महीने आगे चला गया है तो इसका मतलब यह है कि इस्तीफों का मामला तो फिर पीछे रह गया ना। तो ये अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और दूसरा, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पीर पगारा साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आज शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिलने गए और उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जी हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और ये कन्फ्रंटेशन जो की सूरत हाल है ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे आग लग सकती है। तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद अली दुरानी साहब को यह कहा कि जनाब मैं जेल में बैठ के ये कैसे कर सकता हूं, मैं तो इधर बंद हूं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जी आप ये पीर पगारा साहब को भी बताएं और सबको बताएं कि अगर मैं जेल में हूं तो अब क्या। अब फिर उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब ने यह भी बात की कि ट्रैक 2 जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तक एक खतरनाक किस्म का डेडलॉक आ चुका हुआ है। हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे से बात करने को कतई तौर पर तैयार नहीं है। तो उस सूरत हाल में मुस्लिम लीग फंक्शनल एक ट्रैक 2 जो है वो नेगोशिएशंस डायलॉग शुरू कर सकते हैं जिसको खुफिया रखा जाए, और उन्होंने ये भी ऑप्शन दे दी। तो ये अब जो मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बातें बताई हैं, इसका मतलब है कि वो कन्विंस्ड हैं कि मामला बेहतर किए जा सकते हैं और वाज़े तौर पर मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्टैंड है उससे वो शायद इत्तफाक नहीं करते, और वो चाहते हैं कि मामला डायलॉग से आगे चलें, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर रोल प्ले करना भी चाहूं तो मैं जेल में बैठ के कर सकता हूं। क्या कैसे कर सकता हूं? अब वो कंसेशन मांग रहे हैं अपने लिए इनडायरेक्टली। ये इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, एमक्यूएम की तरफ से भी आज दिलचस्प किस्म की बातें सुनने को मिली। एक मरदमशुमारी का मामला लेकर उन्होंने हम हुकूमत को थ्रेट दे दी, हालांकि इत्तेहादी हैं, और उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे मामलात नहीं पूरे हो रहे, हमारे साथ वादे किए हुए जो थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो फिर हम हुकूमत में क्यों हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपका भी। और हम कोशिश करेंगे मुनीब फारूक साहब हमें सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। गुफ्तगू का आगाज़ इफ्तिखार अहमद साहब आपसे करना चाहूँगा थोड़ा सा इस रिपोर्ट के हवाले से जो जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीज़न ने। उन्होंने तो सारा मलबा डाल दिया है कि जी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने सत्यानाश किया है, उन्होंने जानबूझकर जो है वो अपना किरदार ऐसा रखा। उन्होंने फिर नाम भी लिए शेल का, बाइको का और मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज। फिर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिफेंड भी किया है कि जी वो बहुत कॉम्पिटेंट थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। एक छोटा सा जो बात है वो मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जी द बेसिक रीज़न ऑफ शॉर्टेज वॉज नॉट द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पेट्रोलियम डिवीजन ऑफिसर, it was an artificial shortage created by major OMCs through hoarding of the stocks to take financial benefits of increasing prices of petroleum products. और इस पे उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक्शंस भी लिए हैं, और जो एक्शंस लिए हैं वो इंक्वायरी कमीशन सही तरह समझ नहीं पाया। वो कहते हैं कि एक्शंस टेकन बाय पेट्रोलियम डिवीजन हैज बीन रिमेन्ड अनअंडरस्टैंडेबल फॉर द कमीशन। तो ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने कर दिया कि कमीशन जो है उसने नहीं समझा और उनका जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो इफ्तिखार साहब ये जवाब भी हमारे पास आ गया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई। पहले भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई चीनी आटा की, और उस पर भी आपको मालूम है कि क्या हुआ। एक IPPs वाली रिपोर्ट जो है वो लीक हुई लेकिन पब्लिक नहीं की गई, और उसके बाद उसको कहा गया कि जी वो अभी तक लीक नहीं की क्योंकि IPPs के साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इसमें ना तो बाबर साहब का जिक्र है, नदीम बाबर साहब का,
ना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में था, क्योंकि वो इंचार्ज हैं, उमर अयूब साहब इंचार्ज थे इस मिनिस्ट्री के, कि वो कैसे हुआ कि कैबिनेट के डिसीजन में कि रैशनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स देखी जाए, उसको बैन और कैंसिलेशन किस तरह किया गया, उसका जवाब क्या मिनिस्ट्री को देना चाहिए ना? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, जितने पढ़ लिखे सवालात आपने उठा दिए हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, पाकिस्तान सरमायादारों के हाथ है और सरमायादार इस मुल्क में लूटमार कर रहे हैं। सरमायादारों की लूटमार को खत्म करने के लिए हर महज़ब मुल्क के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं और उसमें बड़ा इनपुट होती है आम आदमी की भी और जो सिविल सोसाइटी होती है उसकी भी। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत की बनाई होती हैं, वही इसकी तैनाती करती हैं। तो हुकूमत ही हुकूमत हर जगह है, और हुकूमत हर जगह का मतलब है कि हर जगह सरमायादार है। कई सरमायादार का नुमाइंदा बतौर वजीर बैठा हुआ है, और कई सरमायादार का नुमाइंदा बतौर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन के बैठा हुआ है, और कई सरमायादार का नुमाइंदा कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ इस किस्म की पढ़ी लिखी गुफ्तगू करता है, जो सारी की सारी इंग्लिश में है। पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, उर्दू हमारी जबान है। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास एक्चुअली जरा वक्त कम था जिस तरह ये मेरे पास जवाब आया, वरना मैं इसको बाकायदा इसकी ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने रखता। लेकिन आप माशाल्लाह समझते हैं, मतलब आप इट इज नन ऑफ योर बिजनेस कि आप इसको ट्रांसलेट करें। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये काम तो उनका ना, जो हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं ना, जी जी, वो मुझे लूट रहे हैं। वो जो एक तो फर्म ऐसी है बाइक को कि क्या नाम है, तो उसका तो वाली वारस ही नहीं सऊदी अरब में। उसने शिप जहाज आके खड़ा कर दिया बाहर हाई सीज के अंदर, और जब तक रेट बढ़ नहीं गया वो अंदर नहीं लेके आया। तो इतनी सी बात समझ नहीं आती है। अगर मुझ जहल आदमी को लाहौर में बैठ के ये बात समझ आती है, और सारी की सारी रिकॉर्ड जो वहां पे मौजूद है कि वो शिप बाहर क्यों खड़ा रहा, ये छोड़ें। सरमायादारों का मुल्क है, सरमायादारों के लिए अब बनना हुआ है। सरमायादार लूट मार कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये उन्हीं का मुल्क है। अगला सवाल है आपका सियासी, उसमें बात करते हैं। जी जी, मौलाना फजल रहमान को मुंतखब किया गया। मैं इफ्तिखार भाई बिल्कुल मैं आता हूं उस पर। अभी मैं जरा एयर मार्शल साहब से थोड़ा सा इनपुट ले लूं उस पर। यकीनन बहुत सहर हासिल गुफ्तगू होगी आज, क्योंकि इस्तीफों का भी मामला है, फिर MQM का भी मामला है, फिर गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट वो भी है, उस पर यकीनन आपका कमेंट भी होगा। एयर मार्शल साहब, एक चीज इसमें लिखी गई है कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल वाइडी देयर लेटर डेटेड 21/3/2020 यानी कि 21 मार्च टुक नोटिस ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस एंड रिकमेंडेड एज अंडर। और वो नोटिस उन्होंने ये लिया था कि जानबूझकर जो है वो ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिफाइनरीज से तेल नहीं उठा रही थी, उनके पास इंपोर्टेड स्टॉक्स थे और वो उसमें पैसा बनाना चाहते थे। और उसमें जो रिकमेंड किया था, उन्होंने कहा था रैशनलाइज इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्पेशली हाई स्पीड डीजल whose stocks were hovering around 40 days cover at an industry level across the country. फिर cancel defer high speed diesel imports of April 20 to later months, while imports for May and June 20 should be planned on a 30 days maximum cover due to incoming harvesting season. तो ये चीजें अगर ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं, इसके बावजूद हमें इतना बड़ा एक क्राइसिस देखने को मिला, तेल मार्केट में अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद जब कीमतें एकदम कम हुई और उसके बाद तेल गायब हो गया, और फिर जब तेल की कीमतें वापस 20-25 रुपए बढ़ाई तो तेल फिर अवेलेबल था। देखिए, ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की है इसमें बड़ा वजन है, और मैं बहुत हद तक इससे इत्तफाक करता हूं। ये एक माफिया है, सरमायादार लोगों का माफिया है। वो हर चीज को उस तरफ मोड़ देते हैं जिसमें उनका फायदा हो। जैसे आप कह रहे हैं, यानी जब कीमत कम हो जाए तो कमोडिटी जो है वो गायब कर दो, और फिर जब कीमत बढ़े तो फिर ये मैदान में आ जाएं और मुंह मांगी कीमतें वसूल करें। तो इसके बदले में जो आवाम को नुकसान है और जो तकालीफ हैं उसका कोई पूछने वाला नहीं। यानी वजीर आजम साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये माफिया है और इसको पकड़ना आसान नहीं। और माफिया किधर है? उनके इर्द गिर्द बैठा है ना। वो जहांगीर तरीन किधर है? वो चीनी और आटे का जो तमाशा था उसमें किसी को पकड़ा, उसमें किसी को सजा दी। ये जो बहरान आपने पैदा किया ये तेल का, इसमें सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये पैदा किया गया है, ये खुद से नहीं पैदा हो गया, और ना ही चीजें खुद से होती हैं। हमें कहा जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी माफिया का हिस्सा है। उनकी आपस में एक दूसरे के साथ यानी
बाकायदा कम्युनिकेशन है और एक दूसरे के साथ वो बाकायदा मिले हुए हैं और वो वही काम करती है। कहने को तो रेगुलेटरी है, मगर वो काम उन लोगों का करती है जिनके साथ वो मिले हुए हैं। तो इसलिए ये वजीर आजम साहब कौम को इस बात का जवाब दें। और वो जो आपने नदीम बाबर साहब की बात की, वो तो हर रोज टीवी पे होते हैं। कभी वो आज उनको की तो प्राइम स्टेटमेंट मिनिस्टर ने शाबाश भी दी है जी अभी गुज़िश्ता जी, कैबिनेट में। ऐसे लोगों को शाबाश मिलती है। और ये वो लोग हैं जो हर रोज आके एक नया बहाना लगा देते हैं। ये कोई बात बहुत मुश्किल है कि आप एडवांस में अपना ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं करते। कभी वो कहते हैं जी हमने प्लेस किया था, कभी वो कहते हैं जी हम कर नहीं सकते। उनकी उनकी आज की बात अगले दिन की बात से नहीं मिलती। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के बिल्कुल सही। लिए माहिर है। एयर मार्शल साहब, एक एक छोटी सी चीज भी अगर आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत, प्रोक्योरमेंट का भी बहुत काम है। आपने मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का जो है उसको हैंडल किया है, डिफेंस का, JF-17 का। अब ये मुझे बताएं कि पेट्रोलियम डिवीजन कहती है कि जी हमारे जो एक्शंस लिए गए थे उनको कमीशन ने अंडरस्टैंड नहीं किया, और वो क्या बताते हैं कि in fact petroleum division having no enforcement powers strived hard to maintain oil supply chain of petroleum products in the country. In this context ओगरा के मतलब जो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहते हैं कि ओगरा को परमानेंटली डेली बेसिस पे लूप में रखा गया, टेकिंग ऑल नेसेसरी एक्शंस। हाउएवर द इंक्वायरी कमीशन टोटली इग्नोर्ड The efforts of petroleum division. अब ये क्वेश्चन ज्यादातर इंक्वायरी कमीशन पर उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत 173 सफ़ों की एक तफसीली रिपोर्ट भी दे दी हुई है। देखिए बात ये है, ये खानापुरी हुई ना कि फलां डिपार्टमेंट जो है वो तफसीली रिपोर्ट दे रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कोई और बहाना लगा रहा है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि वो उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह हम चाहते थे। जो नेशनल इंटरेस्ट में काम है वो नहीं हुआ। तो इसका जवाब दें ना। वो क्या आसमानी मखलूक है कि हमने आसमान से जाके किसी को लाना है? ये सारे इदारे हैं। पूछा जाए ना कि कमीशन की रिपोर्ट जिसकी तरफ उंगली उठा रही है उसकी जवाब तलबी की जाए। सही। और अगर वो गलत रिपोर्ट है तो उसको पकड़ा जाए जहां से ये जवाब आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का। मैं इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। एक सिर्फ इस हवाले से क्वेश्चन, अगर बुरा ना मनाए, कि पिछली जो गुज़िश्ता हफ्ते की काबीना की जो मीटिंग थी उसमें यह कहा था कि ये अगली काबीना, यानी कि जो अभी 3 दिन पहले हुई है मंगल के रोज, उस दिन तक रिपोर्ट अपनी फाइनल करें। उसमें 3 या 4 लोग कमेटी, 3 मेंबर कमेटी या 4 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिसमें काफी सारे लोग थे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ताहम ये जवाब हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या मतलब काबीना भी सीरियस नहीं लेती अपने ही फैसलों को? इस पर बात करेंगे जरा ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, आपके वक्त का। मुनीब आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे पास जवाब मौसूल हुआ है, मतलब हमें हासिल हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन का, जो कि इंक्वायरी कमीशन का उन्होंने जवाब दिया है, जो कि फ्यूल क्राइसिस के हवाले से था। इसमें उन्होंने सारा मलबा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर डाल दिया है, और उनका ये ख्याल है कि जी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उस वक्त होर्डिंग भी की, और उसके बाद जो है क्योंकि उनके पास जो स्टॉक्स अवेलेबल थे, इंपोर्टेड स्टॉक्स, वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे ही बेचना चाहते थे, जो कि जिस प्राइस पे इंपोर्ट हुआ था, तो इसलिए होर्डिंग भी हुई। और उसके बाद जो सारी सूरत हाल बनी, और उसमें उन्होंने जो शेल पाकिस्तान के हवाले से भी, बाइको और बाकी मोल के हवाले से भी कि जी किस किस ने उस वक़्त रोक दिए, रिफाइनरीज भी काम करना रुक गई, और उसके बाद OMCs ने भी पेट्रोल उठाना ख़त्म कर दिया। एक जो ख़ास बात इसमें उन्होंने लिखी है कि मार्च 26 को पेट्रोलियम डिवीज़न ने रैशनलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को सबमिट की, और उसमें कंसर्न्स रेज किए थे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने भी, फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स फॉर इट्स ऑपरेशंस व्हिच आर सप्लाइड पार्टली बाय अटक रिफाइनरी। और फिर OPEC यानी कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, वाईडी देयर लेटर 21 मार्च को
नोटिस लिया उन्होंने और उन्होंने दो चीज़ें रिकमेंड भी की थी कि जी क्या होना चाहिए, इंपोर्ट्स जो हैं पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फ़िलहाल रोक दी जाए और उसके बाद जो है मंगवाया जाएगा, लेकिन मई और जून के बाद मई और जून में प्लान किया जाए ताकि वो शॉर्टेज ना हो। लेकिन हमने देखा ये सारी सूरत हाल है। मैं अभी इफ्तिखार साहब से भी पूछना ये भी चाह रहा था कि पिछली जो काबीना थी उसमें ये फैसला, जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट रखी गई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगी। तो वो रिपोर्ट तो अभी आई नहीं, लेकिन ये जवाब हमारे सामने आ गया। इसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी प्रोटेक्ट किया है कि जी, और कमीशन ने जो है उनकी जो उन्होंने एक्शंस लिए उनको भी कमीशन अंडरस्टैंड नहीं कर सका, और उन्होंने कमीशन में जो मेंबर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उनके ऊपर भी एतराजात किए हैं। क्या कहते हैं मुनीब साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो जिस तरह आपने इसको सारा एक्सप्लेन किया है जो इसका जवाब है, अब जो मेन हमारे मुल्क में जो भी अगर हमें याद हो, जो पेट्रोल क्राइसिस या फ्यूल क्राइसिस आते रहे हैं, सबसे बड़ा इशू रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी क्राइसिस की नहीं लेता। अब ठीक है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन अगर आप ये देखें तो एक मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मिनिस्टर इंचार्ज है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी इस पूरे मामले में बनती थी, नहीं बनती थी, ये देखने की, एसरटेन करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये शायद एक बड़ा आसान सी बात है कह देना। जारी बात है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो पूरी मैनेजमेंट है वो अपनी स्किन सेव करेगी। इंक्वायरी कमीशन की कितनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी ये भी देखना पड़ेगा। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा कि 2015 जनवरी के अंदर भी ऐसा ही एक पेट्रोल क्राइसिस था, बल्कि वो बहुत संगीन किस्म का पेट्रोल क्राइसिस था पाकिस्तान के अंदर। सही। वो बड़ा आसानी से उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब थे पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारी गलती नहीं है जी। उन्होंने भी ऐसे ही नीचे कंपनीज के ऊपर या किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी। मसला ये है कि ये चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक आप कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे। हेड शुड रोल, और वो सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं, बल्कि कोई एक जो मिनिस्टर इंचार्ज है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मुल्क के अंदर। ये सबको नजर आ रहा था। वेरी राइट मुनीब, कि जहां पे कैबिनेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड बीइंग मिनिस्टर यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट जब एक डिसीजन लेता है और उसमें कोई उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो द मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बी आंसरेबल। बिल्कुल। मैं दोबारा आता हूं। एक तो गफूर हैदरी साहब का भी शॉर्ट मैंने आपको सुनवाना है कि उन्होंने क्या बात की। क्विकली अगर इफ्तिखार भाई अगर ये कमेंट कर दें कि रिपोर्ट कैबिनेट को, ये जो कमेटी बनी है वो सीरियस नहीं लेती, या ये क्या वजह है कि क्या होल्ड नहीं है कैबिनेट मेंबर्स पर? भाई मैंने कह दिया, सरमायादाराना निजाम के अंदर हर आदमी अपने अपने हिस्से की कारकर्दगी दिखाता है, सही कार्रवाई डालता है और पैसे कमा के घर चला जाता है। अब वो वजीर हो, अब वो एमसी का डायरेक्टर हो, अब वो गृह का अफसर हो या रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंचार्ज हो, पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए घर चले जाएंगे। हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? हम गरीब अवाम, हम बेबस अवाम, हम लाचार अवाम, हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल सही। तो पूछ सकते हैं इनसे पूछना है तो फिर आप पर नैब केस बन जाएगा। आप पर नैब का केस कर रहे हैं तो आपको एफआईए के किसी केस में इन्वॉल्व कर देंगे। अगर वहां से कि बच के तो कुछ और केस में डाल देंगे। तो आप देखा नहीं किसानों को मारा, लाहौर में किसान मर गया। वैसे इफ्तिखार अहमद साहब एक इसमें और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एक को इस मुल्क में सजा नहीं हो सकती जिसने अवाम को लूटा हो। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मेंबर जो था एक इंक्वायरी कमीशन का, उसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नैब। मिस्टर पता नहीं गौहर नफीस उनका कोई नाम है। एनी हाउ, मैं आपको जरा गफूर हैदरी साहब का शॉर्ट सुनवा दूं, फिर कमेंट लूंगा कि क्या नैब के मुकदमों के हवाले से उन्होंने क्या बात की और फिर वो जीएचक्यू और जनरल साहब के हवाले से क्या बात की गफूर हैदरी साहब ने। ये सुनिए जी। इफ्तिखार भाई ना छेड़ मलंगा नू। अच्छी बात है ना कि मलंगों को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप नैब के जरिए सारा निज़ाम चलाना चाह रहे हैं 2.5 साल से, और अभी आज आपने जो अपने जो आपके मुशीर हैं तमाम गैर मुंतखब मुशीरों को बुला के उनसे जो गुफ्तगू की है और उसके जो टिकर चल रहे थे आपके टेलीविजन पे, तो फिर यही होगा अंजाम, क्लैश ही होगा ना। और क्या होगा? जब आप मानेंगे नहीं किसी बात को
और दूसरों को धकेलते धकेलते दीवार तक ले जाएंगे, तो बात यकीन रखें, गरीब तरीन आदमी जो है, कमजोर तरीन आदमी जो है, जब अपने वो सर्वाइवल के लिए लड़ता है तो भला वो मारा जाए, भला वो मारा जाए, लेकिन वो इतनी बेबसी की मौत नहीं मरना चाहेगा। लेकिन इफ्तिखार भाई कहीं पे कोई के लिए कुछ सांस ले नहीं। एक सेकंड, अभी आप रानी साहब जिसकी कहानी पर ही सारी कहानी चली है, वीडियो मंगवाएं। जिस दिन मौलाना फजल रहमान बिला मुकाबला मुंतखब हुए, देखिएगा स्टेज पर कौन बैठा हुआ था। सही, जिनको बहुत दिन के बाद ख्याल आ गया कि वो सिलेक्टेड है। चलें चलें चलें, वो भी मंगवा लें, सारी वीडियो आप हमें दिखाते हैं ना, तो वो वीडियो भी आर्काइव में होगी। चलें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूंगा कि वो वीडियो ढूंढें। आपने यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। एयर मार्शल साहब, ये जरा बताएं कि क्या ये बिल्कुल फ्रिवलेस केसेस होते हैं, नैब के जो लेटर जाते हैं, या इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो हकीकत होती होगी, जिसके रिएक्शन में पहले ये कहते हैं कि हम डंडे लेके नैब केपी पे पहुंच जाएंगे, फिर वो डर जाते हैं, वो इस्लामाबाद केस आ जाता है, फिर अब दोबारा जब लेटर जाता है तो वो कहते हैं कि हम जीएचक्यू के सामने जाके धरना दे देंगे, और जनरल साहब को कह रहे हैं कि ना छेड़ मलंगानू। देखें जी, मैं जिस बात पे सबसे ज्यादा हैरान हूं कि ये कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। ये मौलाना के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कह रहे हैं ना छेड़ मलंगानू। खूबसूरत मलंग हैं, बड़े अच्छे मलंग हैं, पैसा अपने पेट में भर के, पेट अब पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी देखें, और पैसा खा पी के जो नाम है, अजीब अजीब नाम लोगों ने रखे हुए हैं, और वो अपने लोगों के सामने कह रहे हैं, और जनरल साहब को कह रहे हैं ना छेड़ मलंगानू। मैं समझता हूं ये वक्त आ गया है कि इन मलंगों को डिफाइन किया जाए और इनको छेड़खानी बाकायदा की जाए, ताकि इनको पता चले कि ये किससे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और बताया जाए कि ये कौन से मलंग हैं, इनकी कैटेगरी क्या है। अब इससे ज्यादा इनको इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, नहीं, लेकिन ये तो है, लेकिन एकदम डायरेक्टली आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पर चले जाएं, उनका क्या किरदार है इसमें? मतलब नैब को वो कंट्रोल करते हैं? देखें जी, पहली बात है, वो 100 मरतबा कह चुके हैं कि उनका किरदार नहीं है। अब वो किस तरह आपको बताएं कि किरदार है या नहीं है। दूसरी बात, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, और ये जो इतनी सारी बातें खलाई मखलूक और न जाने, और फिर ये कि जी सिलेक्टेड हैं, यानी बाकायदा नाम लेके कह रहे हैं कि किन्होंने सिलेक्ट किया है। ये सारे सबूत क्या इलेक्शन कमीशन और जो बाकी अदालतें हैं उन तक नहीं पहुंचने चाहिए थे? इमरान खान ने जो सबूत पहुंचाए थे वो पहुंचाए थे ना, जब वो कह रहे थे कि 4 हल्के खोल दो। अपनी बारी पे तो आप ये नहीं कर सके, और आज आप कह रहे हैं जी सिलेक्टेड हैं, जैसे आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो और यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर आपके पास सबूत हैं तो अदालतों में जाएं, अदालत में लेके जाएं, और अगर आपके ऊपर इल्जाम लगता है तो उसको कंटेस्ट करें जी, उसको ले जाएं, और फिर अगर आपकी कहानी वहां ना बने तो फिर आप कहें मज़ाहमत के तौर पे कि जी हमारी बात नहीं सुनी गई, ये हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, लिहाजा अब हमारा अगला स्टेप है, अब हम धरनों में आ रहे हैं। बिल्कुल, वेरी राइटली। मुनीफ फारूक, गफूर हैदरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ये इतना डेस्परेशन क्यों? क्या लग रहा है कि जो पीडीएम की तहरीक है उसमें कुछ मामला इस्तीफों का लेकर वो भी गड़बड़ है, पीएमएलएन के अंदर भी डिवीजन है इस्तीफों के हवाले से, और 2 नैरेटिव हैं, एक मियां शहबाज साहब का और उनके बेटे का, और दूसरा मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी का। दूसरा फिर ये JUIFA में भी हमें कुछ नैरेटिव जरा नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी तो क्लियर कट है कि ना धरना देंगे और ना इस्तीफे देंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे। देखिए, ऐसा गुजारिश है कि अव्वल तो जो बातें हुरैजी साहब फरमा रहे हैं, चलें ओवरऑल वैसे जो पूरी पीडीएम की तहरीक है और जो अभी सबूतों की बात हो रही थी, जिस तरह के मामलात हैं और जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, ऐसी चीजों के सबूत नहीं होते, और लिहाजा जब नहीं होते तो फिर नहीं सामने भी नहीं आते। लेकिन वो बहस जो है वो ला हासिल है। उसके जो ये जो प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ये इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। मैं तो वो बुनियादी बात करूंगा जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश है। पीडीएम जो कर रही है, उसूली तौर पर मैं उस पर बात नहीं करता कि वो उसूली तौर पर कितना दुरुस्त है कितना गलत। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जितनी पोलराइजेशन बढ़ रही है और नेम कॉलिंग हो रही है, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये इदारों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो लोग इदारों के अंदर यानी फौज के अंदर, ISI के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, जो
नहायत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी दिलाजारी होती है, जो बड़े कमिटेड लोग होते हैं, और उन अफसरान की, उन जवानों की दिलाजारी होती है जो कि किसी बड़ी क्रूशल असाइनमेंट्स के ऊपर होते हैं। जब वो ऐसी बातें सुनते हैं तो उनको दुख लगता है, और बिल्कुल उनकी कमांड में होते हैं। ये बिल्कुल वेरी राइटली बिल्कुल ये पॉइंट आउट। लेकिन आपको लगता है कहीं पे कि ये पीडीएम के अंदर की जो सूरत हाल बन रही है उसके रिएक्शन में इतने जज्बाती स्टेटमेंट्स आ रही हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट्स पहले भी आ रही थी। पीडीएम के मसाइल कुछ अपने हैं। मौलाना साहब का सबसे बड़ा मामला ये है कि उनका एक पर्सनल भी इशू है, और मौलाना साहब के पास लूज करने के लिए कोई ऐसी खास चीज है नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इशू है वो मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि मैं असूल पे बात नहीं करूंगा कि कितनी दुरुस्त बात कर रहे हैं, कितनी गलत। मैं तो सिर्फ ये बात करूंगा कि उसका फायदा या नुकसान मुल्क को कितना हो रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, लिहाजा दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली कॉन्शियस। बिल्कुल। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के गुफ्तगू की है, वो जरा सुन लें तो फिर इफ्तिखार साहब से उस पर कमेंट और क्विक शॉर्ट कमेंट्स में आप तीनों से लेना चाहूंगा। जी इफ्तिखार साहब, क्या कोई कंसेशन मांग रहे हैं? अगर तो ये बातें सही हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो की हैं शहबाज शरीफ ने, और वो मनोवन बयान कर रहे हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब कोई रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, कोई रिलीफ मांग रहे हैं कि भाई अगर मुझे बाहर निकालो तो मैं कोई रोल प्ले करूंगा? मैं इससे पहले कि इस पे कुछ कहूँ, जो ना छेड़ मलंगा के बारे में मेरे दोनों दोस्तों ने जिन ख्यालात का इजहार किया, मुझे महसूस हुआ कि शायद वो समझ रहे हैं कि फौज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज का कोई हंगामा होने वाला है। और उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशनिंग ली। उन्होंने पोजीशन ये ली कि फौज जो है वो एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ इस किस्म का टकराव मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कहा। फौज के दोस्तों को भी एहसास होना चाहिए इस बात का सही कि वो भी ऐसे लोगों की हमायत अब न करें जो ये कह चुके हैं कि ये मुल्क उनसे चलाया नहीं जा रहा। जी। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो शहबाज शरीफ हमेशा इस बात में मसरूफ रहे हैं कि कोई क्लैश ना हो। लेकिन जो बात आप बता रहे हो, जो बात इसने बताई है मेरे दोस्त मुनीब ने, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि मोहम्मद अली दुरानी जैसे आदमी को जाके जेल में मिलना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगाएं। और जहां तक इस्तीफे रहे, 11 लोग ऐसे हैं सूबाई असेंबली पंजाब के जिनके इस्तीफे शाम 7 बजे तक नहीं पहुंचे थे। बाकी सब लोगों ने इस्तीफे अताउल्लाह तारड़ को दे दिए हैं। सही जी। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लक है, उसके तमाम इस्तीफे बिलावल भुट्टो साहब के पास पहुंच चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि हम जो तजियाकार हैं और यहाँ मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चीजें चलें। अच्छा। अगर हम सियासी पार्टियां तो नहीं, हमारे स्टेक्स इतने हाई तो नहीं होते ना। सही। जिनके स्टेक्स इतने हाई हैं वो पागलों और दीवानों की तरह अब्दुल गफूर हैदरी जो फरमा रहे थे, ये पागल बना लगता है ना। सही। जो कुछ उन्होंने कहा, अगर हम इसको गौर से सुने तो ये एक ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी कह रहा है जिसने फैसला कर दिया डू एंड डाई का। बिल्कुल सही। चलें, बिल्कुल सही। मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं एयर मार्शल साहब से, क्योंकि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए। सही। हमें कंसेंसस करना चाहिए पार्लियामेंट में जाके। पार्लियामेंट में एग्जैक्टली करनी है, गो बैक टू द पार्लियामेंट। एग्जैक्टली यही तो वो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी यही बात की है। एयर मार्शल साहब, आपको क्या लगता है जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू की मोहम्मद अली दुरानी साहब ने? एक तो ये कि ये पीएमएलएन के अंदर कोई दो स्टैंसेस हैं, और दूसरा ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ नरमी करो तो मैं आई कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल। देखें जी, जो मियां शहबाज साहब जो हैं, उनका जो रोल है वो तो हम सारे जानते हैं, कोई नया रोल तो नहीं है। और वो हमेशा से मुफाहमत और मुसालहत की बातें करते हैं। दूसरे भाई और उनकी जो दुख्तर हैं वो टकराव और तसादुम की बातें करते हैं। ये कोई नई, उनका नया स्टांस तो नहीं है। इसलिए कोई नई चीज़ ना तो सुनने में मिल रही है, और ना ही ये पैगाम जो आप कह रहे हैं कि वो जो दे रहे हैं ये भी वो बार बार दे चुके हैं। और इसीलिए वो मुफाहमत की बातें करते हैं कि मुझे मेरे काम पे छोड़ दो और मैं तो दोस्ताना बात करता हूँ, उनको पकड़ो जो टकराव और तसादुम की बात करते हैं। तो ये दो जो क्लासेस हैं, इसके अंदर किसी किस्म की हमें कोई भी वहम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा अब भी वो उन्होंने यही कहा है, मगर हमें उनका जो पता है और हम उनके बारे में सारा जानते हैं, जो हमेशा से वो रोल अदा करते आए हैं, ये कोई नया रोल नहीं है।
जो वो अदा करने के लिए छूट मांग रहे हैं। ये आप ठीक कहते हैं कि उनका इशारा इसी तरफ है कि मुझे इधर से निकालो। जैसे हम कहते हैं कि हर एक का अपना अपना मुकदमा है, मगर ये भी ना भूलें कि यही हैं जो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन हैं और हमेशा कहते हैं कि आइन का ख्याल करो, जमहूरियत का ख्याल करो। ये वाकई जमहूरियत का ख्याल है जो हो रहा है। और जब 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 वो आप कहते हैं कि जनाब जिन्होंने बिठाया है उनको उनका नाम लेकर आप उन्हें पुकार रहे हैं, बहुत बड़ा जमहूरियत का आप ये साथ दे रहे हैं। साथ ये बिल्कुल, माजी में और खुद भी उन मतलब चीजों उसको में से निगेट कर रहे हैं। जब आप तस्लीम करते हैं और पार्लियामेंट मौजूद हो तो उसमें जाके बात करनी चाहिए। मुनीफ फारूक, 40 सेकेंड्स, योर कमेंट ऑन मोहम्मद अली दुरानी स्टेटमेंट रिगार्डिंग शहबाज शरीफ। शहबाज साहब अगर PMLN के अंदर कोई सफर कर रहा है कोई पूरी फैमिली में, तो वो शहबाज शरीफ साहब है और उनकी इमीडिएट फैमिली है। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बाकी बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, उनके बच्चे बेटे माशाल्लाह बाहर हैं, सही, बेटी उनकी जो है वो बेल पर है। तो मियाँ शहबाज साहब सफर कर रहे हैं इन एवरी विच वे।